गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। क्लास 10th के बच्चे हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे थे? हिस्ट्री में चल रहा था आपका लेसन 4। तो लेसन 4 का बच्चों मैंने आपको 2 वीडियो बना दिया है, 2 पार्ट इसका ख़त्म कर दिया है। और लेसन का नाम है औद्योगिकरण का युग। लेसन का नाम क्या है? औद्योगिकरण का युग। आज इसका मैं आपको तीसरा पार्ट बताऊंगी। तो ये बच्चों लेसन आपका बड़ा है, आप परेशान मत होइएगा। आप बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा। वीडियो में देखिएगा पॉइंट्स क्या बनाया मैंने, उस पॉइंट्स पे गौर कीजिएगा। कभी कभी बच्चे देखते हैं अरे बाप इतना बड़ा लेसन है, लेसन में क्या क्या है। ऐसी बात नहीं बच्चों, मैं पॉइंट क्यों बनाती हूँ? आपकी सुविधा के लिए बनाती हूँ ना, कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो पढ़ने में, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप पहले 2 पार्ट है उसमें आप मेरे पॉइंट्स देख लीजिएगा, किन किन पॉइंट्स पे मैंने आपको समझाया है और कैसे मैंने बताया कि औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ और कैसे औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद से यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन में क्रांति हुई। उसके बाद से ब्रिटेन में किस तरह से 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर से जो सौदागर गांव की तरफ युग करने लगे थे, तो कैसे क्या हुआ। शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्ड्स जो थे काफ़ी ताकतवर थे। गांव के गरीब काश्तकार और सौदागर कैसे काम करते थे अपनी रोज़ी रोटी के लिए। 18वीं शताब्दी में कैसे कताई बुनाई का काम करते थे, ये सब किया बच्चों मैंने बताया। फिर कारखानों का उदय हुआ, स्पिनिंग जेली बनियानी का उदय हुआ। फिर हम आपको चलिए अब बताते हैं भारत उपनिवेशों में औद्योगिकरण। किस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे? देखिए उपनिवेश यानी भारत कैसा था, क्या देश था? भारत उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेशों में औद्योगिकरण कैसे हुआ? तो जिस वक्त भारत पे ब्रिटेन का कब्जा था तो भारत में क्या हुआ? भारतीय कपड़े का युग। ये पॉइंट्स को आप देखिए और इसको चलिए पढ़ते हैं हम कि मशीनी उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाज़ार में भारत के रेशमी और सूती कपड़ों का बहुत ज़्यादा दबदबा था। और भारत में जो पैदा होने वाला कपास था बच्चों, बहुत ही महीन किस्म का था। तो जो आर्मीनिया और फारसी यानी ईरान के जो सौदागर पंजाब से, अफ़गानिस्तान और पूर्वी फारस से आते थे, जो मध्य एशिया से होते हुए, तो यहाँ के बुने हुए महीन कपड़ों को वो ऊँट के पीठ पे लाद के लेके चले जाते थे पश्चिम उत्तर रास्तों से। और इस तरह से भारत में औपनिवेशिक बंदरगाहों से समुद्री व्यापार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। और गुजरात के तट पे हम आपको बता दें कि सूरत बंदरगाह के ज़रिए भारत की खाड़ी और लाल सागर से बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। तो अब ये 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर के नियंत्रण वाला ये धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगा। तो यूरोपीय कंपनी की ताकत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था कि सूरत और हुगली दोनों पे जो पुराने बंदरगाह थे वो कमज़ोर पड़ गए थे। और इन बंदरगाहों में जो निर्यात में कमी आ गई थी। निर्यात तो आप जानती हैं बच्चों, निर्यात में क्या होता है? चीज़ बेची जाती है। आयात में क्या होता है? सामान मंगाया जाता है। तो धीरे धीरे जो स्थानीय बैंकर थे उनके पास पैसा बहुत कम होने लगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह से जो व्यापार होता था उसका मूल्य 1.6 करोड़ था और 1740 के दशक तक ये गिर के सिर्फ 30 लाख हो गया था। तो ये सूरत पे में जो सूरत और हुगली का जो काम था वो थोड़ा कम ख़राब हो गया था और बम्बई कलकत्ता की स्थिति में सुधार हो रहा था। तो यूरोप के जो कंपनी थी वो जो भारत का जो व्यापार था उस पर किसका नियंत्रण था बच्चों? आप जानते हैं ब्रिटेन का था। तो यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ के ज़रिए ये काम होता था। तो हम आपको बता दें कि 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया की सत्ता जब आई तो भारत के में जो कपड़े का निर्यात होता था उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। 1760 से 1770 के दशक के बीच बंगाल और कर्नाटक में ईस्ट इंडिया कंपनी निर्यात के लिए सप्लाई करने लगी। और बुने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाल इन लोगों में एक होड़ लग गई थी, क्योंकि भारतीय कपड़ों की बच्चों बहुत ज़्यादा डिमांड थी। क्योंकि भारत के कपास बहुत महीन होते थे, जो कपड़ा वो बनता था वो बहुत विदेश के लोग पसंद करते थे भारतीय बुनकर के हाथों के बने हुए कपड़े को। तो उन कपड़ों को ख़रीदने के लिए फ्रांसीसी,
डच और पुर्तगाली में बहुत ज़्यादा होड़ लग गई। अब हम आपको इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं भारत में मैनचेस्टर का आना। तो चलिए इसमें क्या देखते हैं हम कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर थे उन्होंने कहा था कि भारत में कपड़ों की मांग कमी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया की किसी भी देश में इतना अच्छा कपड़ा नहीं मिलता, इतना अच्छा माल नहीं मिलता जितना भारत में मिलता है। लेकिन फिर भी 19वीं शताब्दी के शुरू में बच्चों भारत में कपड़ा का जो निर्यात है उसमें रुकावट आ गई थी। और हम आपको बताते हैं कि जो निर्यात होता था उस वक्त 33% था और बाद में 1850 तक आके ये मात्र 3% हो गया था। तो अब क्या हुआ, ये क्यों हुआ, चलिए हम आपको ये भी बताते हैं। जब इंग्लैंड में कपास का उद्योग विकसित हुआ बच्चों, तो वहाँ के जो उद्योगपति थे वो चाहते थे कि दूसरे देशों से आने वाले जो आयात हैं उसको लेके बहुत परेशान हो जाते थे। उनका ये कहना था सरकार पे अपनी कि जो आयात जिन कपड़ों पे लगाया जाता है वो शुल्क को कम किया जाए, जिससे मैनचेस्टर में बने हुए कपड़ों का बाहरी प्रतिस्पर्धा से के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक जाए। यानी दूसरों जगह के आए हुए कपड़े नहीं, जो उनके बने हुए कपड़े हैं वो वहीं पे बन जाए, वहाँ पे बिक जाए जो बनते हैं। तो 19वीं शताब्दी के शुरू में ब्रिटेन में जो है काफ़ी निर्यात में दिक्कत आई थी और 1850 आते आते सूती कपड़ों का आयात भारतीय आयात से 31% हो चुका था। 1870 में यह आंकड़ा 50% के ऊपर पहुंच गया था। तो ये हमने देखा आपको कि 1860 तक बुनकर के सामने एक समस्या आ गई थी कि उन्हें अच्छा कपास नहीं मिलता था। जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ था बच्चों, तो अमेरिका में कपास से कपास नहीं आता था और ब्रिटेन जो है वो भारत से कपास जब मंगाना शुरू कर दिया, तो भारत से जो कच्चे माल यानी कच्चे कपास जाते इसके निर्यात में वृद्धि हुई, उससे उनकी कीमत आसमान को छूने लगी। चलिए अब इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं फैक्ट्रियों का आना। इसमें हम आपको बताएंगे बच्चों, आज जिन बड़े बड़े उद्यमियों के बारे में आप सुनती हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे फैक्ट्रियों के आने में कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। कब लगी बच्चों? 1854 में लगी और 2 साल के बाद से उसमें उत्पादन बहुत तेज़ी से होने लगा और 1862 तक आते जाते वहाँ पे 4 मिल काम करने लगी और उसमें 94,000 टकलियाँ बनती थी, 2,150 करके थे। उसी वक्त बंगाल में भी कैसे क्या खुलने लगा, जूट की मिल खुलने लगी। देश की पहली जूट मिल 1855 में मिली। आप इन सब पॉइंट्स को बहुत गौर से सुनिएगा बच्चों की फैक्ट्रियों के बारे में हम पढ़ा रहे हैं कि बॉम्बे में पहली कपड़ा मिल कब आई, 1854। जूट मिल बंगाल में कब बनी, देश की पहली जूट मिल बनी, वो 1855। दूसरे में जो है वो 7 साल बाद 1862 में हुई। फिर आप आ जाइए उत्तरी भारत के एल्गिन मिल में 1860 के दशक में कानपुर में मिल खुली। इसके बाद से अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल चालू हो गई। तो इस तरह से 1874 में मद्रास में भी पहली कताई बुनाई मिल गई। तो ये आपने देखा, इस तरह से सबके बारे में हमने आपको बॉम्बे उसके बाद से बंगाल, उसके बाद से कानपुर और अहमदाबाद के बारे में बताया, मद्रास के बारे में बताया। तो ये जो उद्योग आ रहे थे, जो फैक्ट्री स्टार्ट हो रही थी बच्चों, तो ये उधर्मी कहाँ से आए थे? उधर्मी यानी बिजनेसमैन, यानी इन बिजनेस में उद्योगों में काम करने वाले लोग। तो ये पॉइंट्स पे आप आ जाइए, स्क्रीन पे आप देखिए प्राथमिक उधर्मी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि देश के विभिन्न भागों में तरह तरह से लोग उद्योग में पैसा लगा रहे थे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में पैसा इनको काफ़ी कमाया इन्होंने, और वो उद्योगों में उसको निवेश किसको कहते हैं, यानी अपना पैसा लगाने लगे। 1830 और 40 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां बना ली और 1840 के आय में उन्होंने और लोगों के साथ मिलके, ये टैगोर के साथ मिलके और लोग जब मिल गए तो 19वीं शताब्दी में चीन के साथ व्यापार करने के लिए बहुत से उद्योगपति आने लगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं बॉम्बे में
डिनोशा पेटिट और आगे चल के देश के विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेद जी टाटा का नाम सुन रहे हैं ना बच्चों। टाटा बहुत सारी अच्छी चीज़ें सब चीज़ बनती हैं जो टाटा कंपनी है। तो ये लोग जो है टाटा जैसी ये पारसियों से आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके काफ़ी पैसा इन्होंने कमाया। तो आयात यानी मंगाना और निर्यात यानी देना, यानी इंग्लैंड, हमारे यहाँ भारत में कपास की खेती बहुत अच्छी होती थी बच्चों, तो कच्ची कपास को इंग्लैंड में निर्यात कराया जाता था। और इस तरह 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल बनी थी। और ये काम जो है जो चीन के साथ मिल के किया था हुकुम चंद जी ने। और उसके बाद से प्रसिद्ध जो उद्योगपति यानी बड़े बिजनेसमैन थे जीडी बिरला के पिता और उनके दादा ने ये काम किया था। तो इस तरह से मद्रास के कुछ सौदागर भी बर्मा से व्यापार करते थे और कुछ लोग मध्य पूर्व अफ्रीका से भी उनका संबंध था। वे भारत में व्यवसाय करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पे पैसा लेते थे, व्यापारियों को उसको दिखाते थे। तो अब तक मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे बच्चों कि भारत कच्चा माल किसको कहते हैं। जैसे कपास की खेती भारत में होती है तो उसको लेके उस कपास की कटाई की जाती है, उसके बाद उसको उसकी तकलियाँ बना के उससे कपड़े बनते हैं। तो भारत में कपास की खेती और कच्चा माल बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो कच्चे माल और कच्ची कपास, अफीम, गेहूँ, नील का निर्यात ये सब लोग करते थे भारत से और तैयार माल को यूरोप में बेचते थे। तो पहले विश्व युद्ध तक यूरोप में जो एजेंसियां थी वो नियंत्रण करती थी। इसमें आपको हम 2-4 कंपनी का नाम बता दें, जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी, और उसके बाद से मैं आपको बता दूं हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल, ये सब 2-4 कंपनियां थी। ये जो सबसे बड़ी कंपनियां थी ये एजेंसी पूंजी जुटाने का काम करती थी और सारा प्रबंध को संभालती थी, संयुक्त कंपनी लगाती थी। तो अब आ जाइए कि मज़दूरों के बारे में भी हम आपको बता दें। आप प्राथमिक उद्यमी तो आपने देख लिया कि कितने कौन कौन से बिजनेसमैन थे। अब चलिए हम मज़दूरों की देखिए। जब ये फैक्ट्रियाँ थी बच्चों तो मज़दूर तो रहेंगे, बिना मज़दूरों के तो फैक्ट्रियाँ चल नहीं सकती। तो फैक्ट्रियों के विस्तार के लिए मज़दूरों की डिमांड बढ़ने लगी, मज़दूरों की मांग बढ़ने लगी। 1901 तक हम आप स्क्रीन पे देखिए, भारतीय फैक्ट्री में 1901 तक 5,84,000 मज़दूर काम करते थे और 1946 तक ये संख्या बढ़ के 24,36,000 हो गई थी। और ये सारे मज़दूर कहाँ से आते थे? 1911 में आप स्क्रीन पे देखिए, बम्बई का जो सूती कपड़ा उद्योग बन रहा था उसमें काम करने वाले 50% से ज़्यादा मज़दूर वहीं पास के रत्नागिरी ज़िले से आते थे। कानपुर के मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर मज़दूर कानपुर ज़िले के गांव से आते थे। ये जब फसल की कटाई वगैरह होती थी या त्यौहार होती थी तो गाँव जाते थे और वापस ये लोग आ जाते थे। कपड़ा कि कलकत्ता की जूट मिल में काम करने के लिए भी वहाँ पे संयुक्त प्रांत के लोग आते थे, बम्बई वहाँ पे काम करते थे। तो ये आपने देखा कि मज़दूरों के बारे में। और ये जो मज़दूर थे ये मिलों में उद्योगपति नए मज़दूरों की भर्ती के लिए एक ये जॉबर रखते थे। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि जॉबर कौन थे, तो ये क्वेश्चन आपके आंसर यही है कि उद्योगपति जो थे ये अब मज़दूरों की भर्ती के लिए एक जॉबर रखते थे। और जॉबर का काम था कि कोई भी पुराना विश्वस्त इनका कर्मचारी होता था वो अपने गांव से लोगों को लाता था और काम का भरोसा देता, तो शहर में जमने के लिए उनकी मदद देता था, मुसीबत पे उनका सहारा बनता था। तो समय के साथ साथ फैक्ट्री में मज़दूरों की संख्या बढ़ने लगी और मज़दूर बढ़ने लगे। तो ये आपने इतना बच्चों देख लिया। और अब आपको हम एक वीडियो और बनाएंगे इसका और आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैं आपको थोड़ा सा इसके लघु और दीर्घ क्वेश्चन भेजता हूँ, वो आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।